3 या 4 फैक्टर्स हैं जो मैं अभी घूमा हूँ देश भर में, जो बीजेपी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इनके अंदर इतना अगली वॉर चल रहा है सक्सेशन का। दिल्ली में कभी आपने मुझे नेगेटिव किसी भी पार्टी के खिलाफ बोलते सुना? कांग्रेस के खिलाफ बोलकर ही आप सत्ता में आए। मानव इतिहास में अगर कोई एक ऐसी ही पार्टी आई है जो कि सबसे ज्यादा यू टर्न लेती है तो वह आम आदमी पार्टी। बीजेपी वाले चिल्लाते हैं, उनको चिल्लाने दीजिए। उड़ीसा में बोला था कि भगवान जगन्नाथ जो हैं वो मोदी जी के भक्त हैं। आप अपने आप को भगवान से भी ऊपर मानने लग जाओ तो फिर आप जनता की तो सुनोगे नहीं, जनता को तो आप कीड़े मकोड़े समझोगे। वो बौखलाहट उनके चेहरे और उनकी भाषा में दिखाई देती है। 220 के नीचे आएंगे। मैं सुना आजकल आप लिख कर भी दे रहे हैं कि मैं लिख कर दे सकता हूँ। मैं लिख के दे देता हूँ। नरेंद्र मोदी कहाँ जाएंगे? कहते हैं कि मैं झोला उठा के चल दूंगा। और अगर इंडिया अलायंस की सरकार बनती है, प्रधानमंत्री कौन होगा? मैं नहीं होऊंगा, हम रेस में ही नहीं है। स्वाति मालीवाल को लेकर एक प्रश्न उठा कि आपने पहले क्यों नहीं बोला। आपने शायद कल ही इसके ऊपर एक बयान दिया है कि 2 वर्जन्स हैं इसमें। जांच चल रही है, हर चीज पे बोलने की क्या जरूरत है? कभी भी ऐसा आज तक कभी इतना बोलने के बाद भी कंटिन्यू करती रहे अभी? वो बाद में देखेंगे, लेकिन अगर ये सोचा, कुछ क्वार्टर्स में ये चल रहा था कि उसको राज्यसभा से इस्तीफा देने को कहा गया। नरेंद्र मोदी का नाम लेते एक शब्द में आपके जहन में क्या बात आती है? तानाशाह। संजय सिंह जुझारू नेता। राहुल गांधी गुड मैन। राहुल गांधी मीडिया को बहुत टारगेट करते हैं, आप बचते हैं। एक चैनल है, मैं नाम नहीं लूँगा, जब मैं जेल गया उस चैनल ने मेरे को काफ़ी बढ़ा चढ़ा के अच्छा दिखाया और उस चैनल को थोड़े दिन बाद ईडी का नोटिस आ गया। तिहाड़ जेल में इन्होंने मुझे तोड़ने की बहुत कोशिश की। बहुत कहानियाँ सुनी थी कि जो जेल में डाल के विरोधियों का शरीर खराब कर देते हैं, उनके किसी अंग को खराब कर देते हैं। तब मुझे शक होने लगा ये चाहते क्या हैं। और मेरे सिक्योरिटी गार्ड जो थे बाहर, उनको बुला बुला के पूछते थे, रो तो नहीं रहे थे, डिप्रेशन में तो नहीं थे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ साक्षी जोशी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 10 मई को जेल से बाहर आए और उनको 21 दिन की विंडो कोर्ट ने दी थी। अब इस 21 दिन की विंडो में देश की जनता, खासतौर पर दिल्ली और पंजाब की जनता के कई सारे सवाल हैं और मुझे लगता है कि उसके जवाब उनको देने भी चाहिए। तो इस वक्त हमारे साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी मौजूद हैं। नमस्कार। सवाल कुछ ऐसे होंगे शायद देश की जनता के कि आखिर इंडिया अलायंस जीतेगा कि नहीं जीतेगा, प्रधानमंत्री कौन बनेगा, और जिनके साथ अलायंस आपने दिल्ली में कर लिया उनके साथ अलायंस आपने पंजाब में नहीं किया। इस तरह के तमाम सवाल होंगे एंड आई एम श्योर कि इस तरह की बात मुझे बोली भी गई है, भरोसा भी दिलाया गया है कि हर तरह के सवाल मैं आपसे पूछ सकती हूँ। तो केजरीवाल जी, आपको कई साल हो गए हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री बने हुए और विधानसभा के चुनाव आप जीतते हैं बहुत अच्छी नंबर्स के साथ, लेकिन लोकसभा नहीं जीत पाते। आपने अपनी राजनीति दिल्ली में जिस नाम पर शुरू की वो थी कांग्रेस के खिलाफ लड़ाई लड़के, उसके साथ तो आपने अलायंस कर लिया दिल्ली में। अब आप बताइए कि दिल्ली की जनता इंडिया के इस अलायंस यानी कि खास तौर पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को वोट क्यों करे? वोट इसलिए करे क्योंकि ये चुनाव जो है ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी चुनाव है, ये मामूली चुनाव नहीं है। हम साथ क्यों आए? हम साथ आए देश को बचाने के लिए। इस वक्त देश तानाशाही की तरफ बढ़ रहा है। साक्षी जी, आपको ताज्जुब होगा, मैं जब से जेल से निकला हूँ, जनता के बीच में जब मैं जाता हूँ तो ये एक शब्द जिसे पहले नेता अक्सर, विपक्ष के नेता अक्सर यूज़ करते थे, तानाशाही हो गई है, तानाशाही हो गई है, ये अब जनता इस्तेमाल कर रही है कि तानाशाही हो गई है। और ख़ासकर मेरी गिरफ़्तारी के बाद कि अगर केजरीवाल को गिरफ़्तार किया जा सकता है फर्जी केस के अंदर, जो कि इतने भारी बहुमत से जीता हुआ मुख्यमंत्री है, तो इस देश में किसी को भी गिरफ़्तार किया जा सकता है। ये देश कुछ भी बर्दाश्त करेगा, तानाशाही बर्दाश्त नहीं करेगा। पर क्या वो जनता जो है वो ये मान रही है कि आप भारी बहुमत से जीते, लेकिन क्या आप सही हैं? मतलब ये दोनों चीज़ों में क्या आप वो सही हैं, इसीलिए वो सही मान रहे हैं, इसीलिए उनमें गुस्सा है। आज आप मेरे से अगर 2 महीने पहले पूछती कि दिल्ली में कितनी सीट जीत रहे हैं, मैं कहता 2-3 शायद जीत जाएं। आज मेरी गिरफ़्तारी के बाद इतना ज़्यादा गुस्सा है जनता के अंदर दिल्ली में कि सातों की सातों सीटें जीतेंगे और अच्छे बहुमत से जीतेंगे। तो आपका जो पिछला चुनाव क्वेश्चन था, रशिया के अंदर क्या हुआ? रशिया में पुतिन ने सारे विपक्षी नेताओं को या तो जेल में डाल दिया या गिरफ़्तार कर लिया और फिर चुनाव कराए। 87% वोट से जीत गए। बांग्लादेश में शेख हसीना ने सारे विपक्ष को जेल में डाल दिया और चुनाव कराए और भारी बहुमत से जीत गई।
पाकिस्तान में उन्होंने इमरान खान को जेल में डाल दिया, उसका सिंबल छीन लिया, उसकी पार्टी छीन ली और वो जीत गए। हमारे देश में सबसे भारी बहुमत से जीते हुए मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया, उसकी पार्टी के 3 लोगों को नेताओं को जेल में डाल दिया और कहते हैं आ जाओ अब चुनाव लड़ते हैं। हेमंत सोरेन साहब को उन्होंने सिटिंग चीफ मिनिस्टर को जेल में डाल दिया, कह रहे हैं आ जाओ चुनाव लड़ते हैं। कांग्रेस पार्टी का अकाउंट फ्रीज कर दिया चुनाव के 1 महीने पहले, कहते हैं आ जाओ चुनाव लड़ते हैं। महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना की पार्टी के 2 टुकड़े कर दिए, उनकी पार्टी का नाम छीन लिया, उनकी पार्टी के अकाउंट छीन लिए, उनकी पार्टी का दफ्तर छीन लिया, उनका निशान छीन लिया, कह रहे हैं आ जाओ चुनाव लड़ते हैं। एनसीपी के 2 टुकड़े कर दिए, एनसीपी का चुनाव चिन्ह छीन लिया, पार्टी छीन ली, कह रहे हैं आ जाओ। तो हमारा देश भी उसी दिशा में जा रहा है जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और रशिया है। इस तानाशाही से देश को बचाना है, इसीलिए हम सारी पार्टियां इकट्ठे हुए हैं। अरविंद जी, एक बात हुई सही और गलत की, जो आपने बातें बोली ये है सही और गलत के बीच का फ़र्क। लेकिन क्या वो सही और गलत को समझते हुए देश की जनता वोट करने जा रही है? क्या वो सही और गलत को समझते हुए उनको हराने के लिए जा रही है वोट करते हुए? आप कह रहे हैं कि दिल्ली की जनता को जैसे दिखाई दे रहा है कि अरविंद केजरीवाल के साथ गलत हुआ और इसलिए अब 7 की 7 सीटें आपके पास आएंगी उनको, पर क्या इस वजह से कि आपके साथ गलत हुआ इसके लिए वो मोदी को हराना चाहते हैं? ये 2 अलग चीज़ें हैं, सही गलत नहीं है, ये वोट है कि क्या आर दे रेडी टू डिफीट हिम फॉर दैट? तो ये दोनों चीज़ें हुई हैं, आपका प्रश्न सही है। कुछ लोग उनसे इस वजह से नाराज़ हैं, उन्हें हराना चाहते हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका इस वजह से सिंपैथी है और इस वजह से हमें जिताना भी चाहते हैं। तो दोनों किस्म के लोग हैं। तो क्या हो रहा है कि बीजेपी का एक बड़ा वोट शेयर जो है वो इधर शिफ्ट कर रहा है। आप लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को इसलिए हराना है क्योंकि तानाशाही हो गई है, संविधान बदल देंगे, ये एक बात है जो कि इंडिया अलायंस ये बात बोल रही है। आप कुछ बोलना चाह रहे हैं इसमें? 3 या 4 फैक्टर्स हैं जो मैं अभी घूमा हूँ देश भर में, जो बीजेपी को नुकसान पहुँचा रहे हैं। एक फैक्टर है महंगाई और बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा हो गई है। ये कोई नेता हो सकता है अपने भाषणों में ना बोल रहा हो, लेकिन जनता ये महसूस कर रही है और जनता इससे बहुत परेशान है। घर का खर्चा नहीं चल रहा, बच्चे डिग्री ले लेके घर में बैठे हैं, तो महंगाई और बेरोज़गारी से बहुत त्रस्त है जनता। और जब वो अपने प्रधानमंत्री की तरफ देखते हैं उम्मीद से कि वो हमें समाधान देंगे, तो वो देखते हैं कि प्रधानमंत्री तो गाली गलौज कर रहा है। प्रधानमंत्री बॉम्बे जाके कहते हैं कि शरद पवार भटकती आत्मा है। वो कहते हैं कि उद्धव ठाकरे अपने पिताजी की नकली संतान है। वो कहते हैं कि इंडिया गठबंधन को वोट दे दिया तो तुम्हारे घर की टूटी छीन के भाग जाएंगे। वो कहते हैं कि ये आपकी भैंस खोल के भाग जाएंगे। तो उन्हें अपने प्रधानमंत्री में कोई उम्मीद भी नज़र नहीं आ रही है कि अगर इनको वोट दिया तो ये हमारी महंगाई कम कर देंगे, रोज़गार दे देंगे। कोई उम्मीद भी नज़र नहीं है। एक ये फैक्टर। दूसरा, इस बार बीजेपी एक टीम की तरह काम नहीं कर रही है। नड्डा साहब का अभी थोड़े दिन पहले बयान आया कि हमें आरएसएस की ज़रूरत नहीं है चुनाव के बीचों बीच। इसका मतलब आरएसएस और बीजेपी में कुछ ज़्यादा ही तनाव हो गया और ज़मीन पे आरएसएस के कार्यकर्ता उनके लिए काम करते हुए नज़र नहीं आ रहे, वो घर बैठे हैं। इनके अंदर इतना अगली वॉर चल रहा है सक्सेशन का कि उसकी वजह से इनके अंदर काफ़ी टेंशन चल रही है बीजेपी में। इन्होंने प्रधानमंत्री जी अमित शाह को अपना सक्सेसर बनाना चाहते हैं, लेकिन बाकी पार्टी को वो मंजूर नहीं है। उसकी वजह से प्रधानमंत्री जी ने कई नेताओं को साइड कर दिया है। शिवराज सिंह चौहान को हटा दिया, वसुंधरा राजे को हटा दिया, इसको हटा दिया, उसको हटा दिया। एक ये। तीसरा, जो तानाशाही की मैंने पूरे देश के अंदर इस टाइम की तानाशाही की तरफ देश जा रहा है, तानाशाही की तरफ देश जा रहा है, ये एक बहुत बड़ा जनता के अंदर जा रहा है कि तानाशाही तो नहीं होने देंगे, डेमोक्रेसी को बचाना है। और चौथा, ये जो आपने संविधान की बात कही कि रिजर्वेशन ख़त्म कर देंगे ये लोग, ये बहुत तेज़ी से फैल गया है। तो ये 4 फैक्टर्स हैं जो मुझे लगता है कि बीजेपी की हार का कारण बनेंगे। तो ये जो फैक्टर्स हैं ये दिल्ली में क्यों हैं और फिर पंजाब में क्यों नहीं है? सब जगह, पूरे देश की बात कर रहा हूँ। फिर आपका अलायंस क्यों नहीं हो पाया इंडिया? पंजाब में ज़रूरत नहीं थी क्योंकि पंजाब में बीजेपी नहीं है। हमारा मकसद था बीजेपी के खिलाफ एक ही कैंडिडेट होना चाहिए। पंजाब में बीजेपी का कोई अस्तित्व नहीं है। तो कैसे आप वहाँ जाके कांग्रेस के खिलाफ कुछ बोलेंगे? हमें किसी के खिलाफ क्यों बोलना है? हमें तो अपने काम, आपकी सीधे लड़ाई कांग्रेस से ही है। हम कभी भी नेगेटिव राजनीति नहीं करते। हम अपने काम गिनाएंगे, कामों पे वोट मांगेंगे। और पिछली सरकारों के, कांग्रेस की सरकार के और दिल्ली में कभी आपने मुझे नेगेटिव किसी भी पार्टी के खिलाफ बोलते सुना? कांग्रेस के खिलाफ बोलकर ही आप सत्ता में आए अरविंद जी। अभी जब से हम सत्ता में आए हैं, हम अपने कामों के ऊपर, मैंने पिछली चुनाव में कहा था मेरे काम पसंद है तो मेरे को वोट देना, नहीं तो वोट मत देना। आपको ना भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कहती है, आपको ये यू टर्न नेता बताती है,
वो ये कहती है कि मानव इतिहास में अगर कोई एक ऐसी ही पार्टी आई है जो कि सबसे ज़्यादा यू टर्न लेती है तो वह आम आदमी पार्टी और उसके नेता हैं अरविंद केजरीवाल। ये यू टर्न वाली बात पे, क्योंकि आप देखिए, आपने कहा कि आप राजनीति में नहीं आएंगे, इसे लेकर मैं कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा, और अभी आपने कहा, अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि आप किसी भी पार्टी के खिलाफ आपने कभी नहीं बोला, लेकिन ऐसे कई सारे आपकी हैं जो कि आपने बोला, भारतीय जनता पार्टी पे भी अटैक कर रहे हैं, कांग्रेस पे भी करते रहे हैं। तो ये यू टर्न वाली जो आपकी इमेज आपकी बनी है। मेरी कोई इमेज नहीं बनी, ये बीजेपी वाले चिल्लाते हैं, उनको चिल्लाने दीजिए, उनको जनता भी सीरियसली नहीं ले रही, आप भी सीरियसली मत लीजिए। अगर ऐसी यूटर्न वाली इमेज होती तो दिल्ली के अंदर वोट क्यों मिलते हैं हम लोग? जनता हमारे काम की वजह से वोट देती है। आज आम आदमी पार्टी एक पार्टी नहीं है, एक विचार बन चुकी है। जिस तरह के हमने दिल्ली में काम किए हैं, स्कूलों के, अस्पताल के, बिजली के, पानी के, सड़क के, महिलाओं के, उस तरह के काम लोगों ने कभी देखे नहीं। उसी वजह से हमें पंजाब में सफलता मिली, उसी वजह से हमें गुजरात में वोट मिले, उसी वजह से गोवा में वोट मिले। ये काम फैलता जा रहा है हमारा चारों तरफ। जैसे आपने कहा कि विचार की पार्टी है, कांग्रेस हमेशा जब तक आपका अलायंस नहीं था आपके लिए बोलती थी ये बिना विचारधारा की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी भी यही बोलती है कि आम आदमी पार्टी बिना किसी विचारधारा की पार्टी है, इसलिए ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो आपकी विचारधारा क्या है? हमारी विचारधारा है, हम अच्छा काम करते हैं, जनता के लिए काम करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं। लेकिन आपको तो भ्रष्ट पार्टी बता के पूरा प्रोजेक्ट किया गया है, आपको लगता है आपकी छवि पे कुछ असर हुआ है इसका? कोई असर नहीं। आपके सारे नेता आपके जेल में डाले जा रहे हैं, अभी आपको भी जाना है वापस। तो ये जनता बड़ी सियानी है, जनता देखती है, जनता बोलती कम है, देखती ज़्यादा है, और फिर जब बटन दबाने का टाइम आता है तो जनता बटन दबा देती है। अगर हमें भ्रष्टाचारी मानती जनता तो मेरे जेल जाने को लेके इतना गुस्सा क्यों होती? जनता गुस्सा इसलिए, जनता कहती है यार शरीफ लोग हैं। तो वो जनता गुस्सा थी या आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता थे जो कि गुस्सा ज़्यादा दिख रहे? आप जो माहौल पूरे दिल्ली के अंदर देख रहे हैं कि ये शरीफ लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, और पूरा फर्जी केस में इन्होंने इनको अंदर किया हुआ है, वो जनता देख रही है। एक चीज़ सब जगह जनता में है, आप शराब घोटाले की, वो कह रहे हैं कहाँ गया पैसा? रिकवरी तो एक पैसे की नहीं हुई। कह रहे हैं 100 करोड़ का घोटाला हो गया, वो कहीं तो मिलेगा। वो 100 करोड़ या तो कैश मिलेगा या ज्वेलरी मिलेगी, या कहीं तो कुछ नहीं मिला। तो सारा केस फर्जी है। आप जब जेल से बाहर आए तो आपने एक बात कही कि देखिए नरेंद्र मोदी जो हैं ये इनके प्रधानमंत्री नहीं होंगे, अमित शाह होंगे इनके प्रधानमंत्री, और अगर ये आ गए सरकार में तो योगी को सबसे पहले निपटाएंगे। ये आप कोई तगड़े सोर्स के हवाले से बात बोल रहे हैं या फिर लोग पूछ रहे हैं कि क्या ये कोई व्हाट्सएप या फिर कोई गॉसिप है जो कि चल रही है और उसको आपने आकर लोगों के सामने बोल दिया? इनका रूल है 75 साल का, मोदी जी ने खुद ही बनाया था, और उस रूल के तहत अडवाणी जी को इन्होंने रिटायर किया। तो जिस रूल के तहत इन्होंने अडवाणी जी को रिटायर किया, क्या प्रधानमंत्री जी उस रूल को अपने ऊपर लागू नहीं करेंगे? अमित शाह से सवाल पूछा गया था, शायद उन्होंने बोला कि नहीं ऐसा कोई भी रूल नहीं है हमारी पार्टी का। तो अडवाणी जी को किस रूल के तहत हटाया गया था? मुरली मनोहर जोशी को किस रूल के तहत हटाया गया था? सुमित्रा महाजन। और 2019 का वीडियो देख लीजिए अमित शाह जी का, 2019 में खुद ही बोल रहे हैं कि 75 साल के बाद कोई भी पद सरकार में या पार्टी में किसी को कोई पद नहीं दिया जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि प्रधानमंत्री जी अपने द्वारा बनाए गए रूल को अपने ऊपर ज़रूर लागू करेंगे, और नहीं करना चाहते वो बोल दें जनता को, ताकि जनता को पता चल जाए भाई वो रूल उनको अडवाणी जी को निपटाने के लिए बनाया गया था। दूसरा, आपने योगी जी का कहा, ये मैं नहीं कह रहा, ये घर घर में जनता, बच्चा बच्चा जानता है। वो दबे मुंह बात चल रही थी, मैंने उसको मुखर होके बोल दिया। सब लोग जानते हैं कि तो लोग इसको बिलीव कर रहे हैं कि ऐसा होने वाला है। वो गोरखपुर में जो इनका मंदिर है, वो उस मंदिर के जो अभी पुजारी हैं उनका स्टेटमेंट आया था कि केजरीवाल जी ठीक कह रहे हैं, योगी जी को भी ऐसा ही लगता है। अच्छा, मतलब वो जो पूरा जनता मानती है। तो वो अभी तक सिर्फ घबरा रहे थे, आपने उसको एकदम सबके सामने बोल दिया कि ऐसा होने वाला है। मैंने बोल दिया, बस इतना ही फर्क है। आपने अभी सुना होगा नरेंद्र मोदी ने एक बात कही है कि वो तो बायोलॉजिकल नहीं है, शायद परमात्मा ने उन्हें भेजा है और किसी मिशन के लिए भेजा है। ये इस तरह का स्टेटमेंट को आप कैसे देखते हैं? क्या आपको लग रहा है वो कहना क्या चाह रहे हैं? वो केवल यही नहीं है, उसके 2 दिन पहले संबित पात्रा जी ने उड़ीसा में बोला था कि भगवान जगन्नाथ जो हैं वो मोदी जी के भक्त हैं। बोला था। इस एक स्टेटमेंट ने बहुत सारे लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई थी। जगन्नाथ का मतलब जगत के नाथ, यूनिवर्स, ब्रह्मांड के जो देवता हैं, और वो कहने की कोशिश कर रहे हैं कि वो ब्रह्मांड के देवता जो हैं वो मोदी जी के भक्त हैं, मतलब मोदी जी ब्रह्मांड के देवता के भी ऊपर हैं। ये अहंकार की चरम सीमा है। और जब इतना ज़्यादा किसी पार्टी को या नेता को अहंकार हो जाता है
तो इस देश की जनता अहंकार पसंद नहीं करती, कुछ भी पसंद करती है, अहंकार पसंद नहीं करती। आप अपने आप को भगवान से भी ऊपर मानने लग जाओ तो फिर आप जनता की तो सुनोगे नहीं, जनता को तो आप कीड़े मकोड़े समझोगे। अभी पिछले दिनों हम देख रहे हैं इतने सारे चुनाव आपने भी देखे हैं नरेंद्र मोदी के अभी तक के, चाहे जब वो सीएम रहे उस टाइप पे, गुजरात के टाइम पे, या फिर प्रधानमंत्री वाले। एक ऑब्जर्वेशन ये है कि इस बार ये सबसे ख़राब चुनाव वो लड़ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह की वो भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं और जिस लेवल पर वो अपनी रैलीज कर रहे हैं और जो शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, कभी टोटी चुरा लेंगे, कभी भैंस चुरा के, हाँ भैंस चुरा के, सबके मंगलसूत्र छीन लेंगे, मंगलसूत्र छीन लेंगे, आपका क्या बैंक अकाउंट बंद करा देंगे, उसमें से पैसा छीन लेंगे और कुछ कुछ कर देंगे। क्या आपकी समझ है हो क्या गया है नरेंद्र मोदी को? क्योंकि इससे पहले वाले चुनावों में इस लेवल की भाषा और इस लेवल के स्टेटमेंट्स नहीं देते थे। मुझे लगता है वो बहुत ज़्यादा बौखलाए हुए हैं। नंबर्स को लेके कि कितने नंबर्स उनके आएंगे उसको लेके बहुत ज़्यादा बौखलाए हुए हैं, और वो बौखलाहट उनके चेहरे और उनकी भाषा में दिखाई देती है। आप क्या नंबर दे रहे हैं इंडिया अलायंस को? मुझे लगता है कि बीजेपी 220 के नीचे जाएगी, 220 के नीचे जाएगी, और इंडिया गठबंधन जो है वो धीरे धीरे 300 टच कर सकता है। मैं इसलिए आपसे पूछूं क्योंकि विधानसभा के चुनावों में भी आप हमेशा आकलन करते हैं और बहुत हद तक आपकी प्रेडिक्शन अपने चुनावों को लेके तो सही होती है, आसपास ही रहती है हमेशा। इस बार अभी आप किस आधार पे बोल रहे हैं? मतलब कौन सी स्टेट्स हैं जो आपको लग रहा है सबसे ज़्यादा लॉस नरेंद्र मोदी का होते हुए देख रहे हैं आप? यूपी में लॉस होगा। कितनी सीट का? वो छोड़िए, लेकिन मैं मोटा मोटा बिहार में लॉस होगा, इनका दिल्ली में लॉस होगा, पंजाब में तो 2 ही सीट थी, पंजाब में लॉस होगा, राजस्थान में लॉस होगा, महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा लॉस होगा, कर्नाटक में लॉस होगा, बंगाल में भी 1 आध सीट का लॉस होगा। अच्छा, तो ओवरऑल इसको सबको अगर ऐड किया जाए तो मैं समझता हूँ कि ये 220 के नीचे आएंगे। मैं सुना आजकल आप लिख कर भी दे रहे हैं कि मैं लिख कर दे सकता हूँ। मैं लिख के दे देता हूँ। फिर आप अगर चलिए, अगर ये हमारे सामने पेपर नहीं भी है तो हम ये मान के चलते हैं कि आपने अभी लिख दिया, तो फिर हम ये वाला वीडियो फिर चला सकते हैं उस दिन 4 जून को दोबारा से। बिल्कुल चला सकते क्योंकि आपके लिए भी बहुत डिसाइसिव होने वाला है ये इलेक्शन। आपको जिस तरह से आपके मेरे लिए ये डिसाइसिव इसलिए, मेरे लिए देश बचाना इम्पोर्टेंट है। जब मैं अभी जेल में था मुझे सबसे ज़्यादा प्रेरणा इस बात से मिलती थी कि आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले स्वतंत्रता सेनानियों ने वो कितने 10-10 साल, जवाहरलाल नेहरू 12 साल जेल, 10 या 12 साल जेल में रहे थे, भगत सिंह कितने साल जेल में रहे और फिर फांसी हो गई। उनके सामने क्या था? तब तक तो उम्मीद नहीं थी कि देश आज़ाद होगा नहीं होगा। जब वो लोग आज़ादी की, चंद्रशेखर आज़ाद, ये सब के कितने लोग मतलब जेल होप गए, नहीं थी, कोई होप नहीं थी, और कई कई साल जेल में रहे थे। वो देश को आज़ाद कराने की लड़ाई लड़ रहे थे, हम देश को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो अगर इतने साल जेल में रहे थे तो केजरीवाल कुछ चंद महीने तो जेल में रह ही सकता है। तो आपके हिसाब से 4 जून को जब इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी, आपका क्योंकि मानना ये है कि आपकी सरकार बनेगी, नरेंद्र मोदी कहाँ जाएंगे? क्या मतलब क्या होगा उनका भविष्य उसके बाद? वो तो वही बताएंगे। क्या लगता है आपको उनको देख के कि क्या भविष्य होगा? क्योंकि यू ऑलवेज सीन हिम इन पॉलिटिकल लाइफ। अब तो उस लेवल तक पहुंच गए वो, अब उसके बाद कहते हैं कि मैं झोला उठा के चल दूंगा। कहाँ जाएंगे? मैं कैसे बता सकता हूँ। अच्छा, और अगर इंडिया अलायंस की सरकार बनती है, प्रधानमंत्री कौन होगा? मैं नहीं होऊंगा। आप नहीं होंगे? मैं नहीं होऊंगा, नंबर 1। नंबर 2, इसको हम बैठ के अच्छे से आपस में सुलझा लेंगे, क्योंकि मैं अब जितना मिल रहा हूँ सबके साथ, एक भी नेता की एम्बिशन नज़र नहीं आ रही है इसके लिए। सबके मन में एक ही विचार है, देश को तानाशाही से बचाना है, जनतंत्र को बचाना है। तानाशाही, हमें पाकिस्तान नहीं बनना, हमें बांग्लादेश नहीं बनना, हमें देश को जनतंत्र, सबसे इम्पोर्टेंट जनतंत्र है, जनता का शासन। आप कह रहे हैं मैं नहीं होऊंगा, आप नहीं होंगे मतलब आपको नहीं बनाया जाएगा या आप होना नहीं चाहते? 22 सीट पे लड़ रहे हैं हम लोग, छोटी सी पार्टी है। तो यही वजह है कि आपको लगता है कि सीटें कम है इसलिए आप नहीं होंगे? नेचुरली हम बहुत छोटी पार्टी है, हमारा क्लेम क्लेम ही नहीं बनता हमारा। मतलब ये इस बारे में कोई बात हो ही नहीं सकती। हम रेस में ही नहीं है, रेस में ही नहीं और बहुत बड़े बड़े लोग हैं। तो अरविंद केजरीवाल का रोल क्या होगा फिर? मेरा रोल होगा कि जो हमारी मैंने गारंटी दी है वो हम उनके ऊपर एक मॉरल फोर्स की तरह काम करके उनको पूरा कराएंगे। कि मैंने कहा है कि हम गांव-गांव के अंदर स्कूल बनाएंगे, अच्छे स्कूल बनाएंगे ताकि गरीबों के बच्चों को अच्छी और फ्री शिक्षा मिल सके। मैंने गारंटी दी है कि हम गांव-गांव के अंदर मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे,
और अच्छे और फ्री इलाज की सबके लिए व्यवस्था करेंगे। मैंने गारंटी दी है कि 24 घंटे बिजली का इंतज़ाम करेंगे, फ्री बिजली का इंतज़ाम करेंगे। मैंने गारंटी दी है कि चाइना ने और पाकिस्तान ने हमारी जिस ज़मीन पे कब्जा किया हुआ है उस ज़मीन को उनसे वापस लेंगे। अग्निवीर योजना को बंद करके जितने अग्निवीर अभी काम कर रहे हैं उनको परमानेंट करेंगे और अब परमानेंट भर्तियां सेना में शुरू करेंगे। व्यापारियों और उद्योगपति फ्री व्यवस्था के साथ एडमिनिस्ट्रेशन और कानून के साथ काम कर सकें, ऐसे कानूनों को सिंप्लीफाई किया जाएगा। ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू की जाएगी। तो ये सारी जितनी भी गारंटियां दी हैं इनको दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाएंगे। ये गारंटियां पूरी कराएंगे। अगर इंडिया अलायंस में क्लेम ये होता, सबका सपोर्ट होता है कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहिए, आप उसमें साथ देंगे? अभी इसके बारे में कोई चर्चा ही नहीं कर रहा। मान लीजिए एक ऐसी सिचुएशन आएगी, हाइपोथेटिकल है, पर जब 10 दिन बैठेंगे बाद सब लोग, पर 10 दिन बाद ही ऐसी जब सिचुएशन सब लोग आएगी बैठेंगे तो सब लोग तय करेंगे। और मान लीजिए तय, क्योंकि आपने जैसे अगर सीट के आधार तो पे आप तय कर रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं, तो उनकी तो सीट एक एक नाम अगर चर्चा करने लगेंगे तो फिर इस टाइम आप पहले ही लोगों के बीच में क्योंकि सीट आधार है पैदा तो कर देंगे। कांग्रेस, तो इस इंटरव्यू में इस बात की चर्चा ना की जाए, वो उसके बाद बैठ के नहीं, क्योंकि अगर सीट आधार है तो कांग्रेस तो लार्जेस्ट पार्टी वैसे भी है ही ना। तो कांग्रेस में भी कौन बनेगा, क्या बनेगा, अभी तो कुछ भी नहीं पता ना। नहीं तो आप मना कर रहे हैं कि राहुल नहीं, मैं नहीं मना कर रहा इसको भी आप जो मुझे हाँ भी लगता है नहीं ये बोल रहे प्रश्न ऐसा है, इस प्रश्न को चुनाव के बाद ही तय किया जाएगा। मैंने अपना बता दिया। क्योंकि देखिए, तेजस्वी यादव जब किसी रैली में जाते हैं, मैं आपको बताती हूँ, एक सेकंड, तेजस्वी यादव जब किसी रैली में जा रहे हैं तो सारी रैली में जाके वो एक बात ज़रूर बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हम पे सवाल ये उठाती है कि जी हमारा प्रधानमंत्री कौन होगा। तो देखिए राहुल गांधी तो है ही, उसके अलावा तो हमारे साथ देखिए ममता जी भी हैं, शरद जी भी हैं, उद्धव जी भी हैं, अखिलेश जी भी हैं, आपका नाम भी, सबके नाम लेते हैं वो। इस तरह से खुल के आप अगर नाम नहीं लेंगे कि अगर किसी का भी नाम आए तो वो थोड़ा सा, तो ये सारे नाम आप सोच लीजिए, मैंने भी ले दिए क्योंकि वो इस पे क्लेम कर रहे हैं कि ऐसे कि कोई भी हो सकता है। हाँ, तो कोई भी हो सकता है। तो यू आर ओके विद एनीवन? आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि कोई भी नेता ये चुनाव प्रधानमंत्री बनने के लिए नहीं लड़ रहा। अगर ये नॉर्मल चुनाव होता और नॉर्मल गठबंधन होता तब ये प्रश्न वाजिब था। ये चुनाव सब लोग देश को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, उसके बाद बैठ के तय कर लेंगे सब लोग। एक मेरा सवाल आपसे ये है कि अभी हाल फिलहाल में स्वाति मालीवाल को लेकर एक प्रश्न उठा कि आपने पहले क्यों नहीं बोला। आपने शायद कल ही इसके ऊपर एक बयान दिया है कि 2 वर्जन्स हैं इसमें। तो आपकी एक राज्यसभा की मेंबर जिसको आपने ही बनाया है, उन्होंने एक गंभीर आरोप लगाए विभव के ऊपर। आपने इतनी देर से अपनी चुप्पी क्यों तोड़ी? नहीं, चुप्पी तोड़ने की क्या बात है, जांच चल रही है, हर चीज़ पे बोलने की क्या ज़रूरत है। तो पुलिस के पास 2 वर्जन्स हैं, एक स्वाति जी का वर्जन है, एक विभव का वर्जन है। दोनों ने लिखित बयान दिए हैं, तो दोनों के वर्जन को मद्देनज़र रखते हुए पुलिस ईमानदारी से जांच करे और कोर्ट में फैसला चला गया मामला, सब्जुडिस है, कोर्ट उस पर अपना वो दे, यही मैं चाहता हूँ। तो न्याय होना चाहिए। ये पक्ष सच है तो इसके साथ न्याय हो, ये पक्ष सच है तो इसके साथ। बिल्कुल, पक्ष किसी के साथ भी होगा तो अगर सच होगा तो आप उसके साथ होंगे। निष्पक्ष जांच हो और न्याय हो। एक उसमें व्यू ये था कि वो शायद राज्यसभा की सदस्यता शायद आम आदमी पार्टी चाहती है कि वो खुद छोड़ दें। आप चाहेंगे कि वो छोड़ें ऐसे सिचुएशन में? मैं क्यों चाहूँगा, क्योंकि वो काफ़ी कुछ बोल रही हैं। जैसा भी ये देखा जाएगा, लेकिन ऐसा कोई प्रेशर किसी पे नहीं बनाया गया कभी भी। ऐसा आप चाहेंगे कि इतना बोलने के बाद भी कंटिन्यू करती रहें? अभी वो बाद में देखेंगे, लेकिन अगर ये सोचा, कुछ क्वार्टर्स में ये चल रहा था कि उसको राज्यसभा से इस्तीफा देने को कहा गया, 3 महीने अब पहले ही तो दिया है, उसको इस्तीफा देने को क्यों बोलेंगे हम? ऐसा कोई उनको इस्तीफा देने को नहीं बोला गया। और मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहती हूँ, रैपिड फायर आप समझते हैं थोड़ा? हाँ उसमें मैं आपसे एक एक करके कुछ कुछ नाम लूँगी, अगर आप कोशिश कर सकें एक ही शब्द में उनके बारे में, उस चीज़ के बारे में, जो भी चीज़ होगी आप अगर बता सकें, इट विल बी वेरी नाइस। तो शुरुआत में मैं ऑब्वियसली नरेंद्र मोदी का नाम लेना चाहूँगी। नरेंद्र मोदी का नाम लेते एक शब्द में आपके जहन में क्या बात आती है? तानाशाह। ओके। योगी आदित्यनाथ? यूपी सीएम। संजय सिंह? जुझारू नेता। राहुल गांधी? गुड मैन। ओके, थोड़ा इलाबोरेट करना चाहेंगे? बस। तिहाड़ जेल? तिहाड़ जेल
तिहाड़ जेल का क्या बोले आपका अनुभव है? हाँ हाँ, इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस। इंटरेस्टिंग, इस पे अभी हम आएंगे थोड़ा सा। व्हाट इंटरेस्टिंग वाज इट? राघव चड्ढा, स्वीट पर्सन, गुड लीडर। वीके सक्सेना, दिल्ली एलजी। दैट्स इट। और आप कह रहे हैं पूर्ण राज्य का दर्जा होगा तो एलजी भी पोस्ट भी हट दिल्ली जाएगी। के लोगों का होगा, पोस्ट भी हट जाएगी ना फिर तो, एलजी Naturally. गवर्नर हो जाएगा फिर तो। स्वाति मालीवाल, राज्यसभा मेंबर। ओके। अखिलेश यादव, गुड लीडर। सुनीता केजरीवाल, माय वाइफ। आप गुड वाइफ। हाँ, जब आप नहीं थे यहाँ पे तो उन्होंने पीछे से काफी हद तक संभाला है। हाँ। तो थोड़ा सा दोबारा मैं पूछूं, सुनीता केजरीवाल। मैं बहुत किस्मत वाला हूँ जो मुझे ऐसी बीवी मिली। मैंने जिस किस्म के निर्णय अपनी ज़िंदगी में लिए हैं, कोई भी मुझे छोड़ के भाग जाती इतने सन की आदमी को। जैसे जब मैं इनकम टैक्स में काम करता था, एक दिन मैं इस्तीफ़ा दे के आ गया घर पे। हाँ। और जाके झुग्गियों में काम करने लग गया। तो मेरे लिए तो पैशन था, उसके ऊपर क्या गुजरी होगी आप सोच सकते हैं। पर उसने मेरा साथ दिया। अभी भी जब मैं जेल गया तो उसका कभी भी एक्टिवली पार्टिसिपेट, राजनीति हम डिस्कस करते थे घर में, लेकिन कभी भी उसका एक्टिव पार्टिसिपेट करने का मन नहीं था। पर इस वक्त उसने जो संभाला कि मेरे पास आती थी, जो संदेश मैं देता था जनता को जाके बताती थी, वो बहुत अच्छा उसने ब्रिज का काम किया जनता और मेरे बीच में। पीछे कयास भी लगने लग गए थे कि आपको अगर ज़रूरत पड़ी तो शायद इनको ही कमान दे दी जाएगी। दिल्ली की। वो कभी चुनाव नहीं लड़ेगी, वो उसकी इंटरेस्ट नहीं है। तो ऐसा कभी नहीं होगा, अगर ज़रूरत पड़ी वो कभी चुनाव नहीं लड़ेंगे। अच्छा, अभी हमारा रैपिड फायर चल रहा है। दिल्ली की जनता, एक्सीलेंट। इंडियन मीडिया, अच्छा है। अच्छा है। हाँ। राहुल गांधी मीडिया को बहुत टारगेट करते हैं, आप बचते हैं? मैं जो जानता हूँ, पर्सनल रिलेशंस हैं बहुत सारे लोगों से। मीडिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो उनकी चमचागिरी करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको डराया और धमकाया गया है बुरी तरह से। एक चैनल है, मैं नाम नहीं लूँगा, जब मैं जेल गया उस चैनल ने मेरे को काफ़ी बढ़ा चढ़ा के अच्छा दिखाया। अच्छा। और उस चैनल को थोड़े दिन बाद ईडी का नोटिस आ गया। अच्छा। उन सब लोगों के लिए मेरी सहानुभूति है कि वो इस माहौल के अंदर, तानाशाही वाले माहौल के अंदर जितना बन सकता है कोशिश कर रहे हैं। देखिए, सबको डर लगता है, सब मेरी तरह नहीं है कि हाँ चलो जेल भेज दो, अपना मीडिया बंद कर देंगे, ऐसे तो नहीं है ना, सब अपना अपना चल। पर ये तो तानाशाही को और एनकरेजमेंट मिल गई ना, अगर वो लोग झुक गए। क्या कर सकते हैं, जेल चले जाएं। तो दोनों तरह के लोग हैं जो इस माहौल के अंदर जितना कर सकते हैं वो कर रहे हैं। उनको डराया जाता है, धमकाया जाता है, उनके साथ मेरी बेस्ट विशेस हैं। और जो इस तानाशाही में घी डाल रहे हैं उनके साथ मुझे दया आती है कि देश जब ऐसे दौर से गुजर रहा है तो जैसे अंग्रेज़ों का साथ दिया था लोगों ने, वो भी वही काम कर रहे हैं। तो तिहाड़ जेल का जिक्र आया था, आपने कहा था इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस, क्या तिहाड़ जेल में इन्होंने मुझे तोड़ने की बहुत कोशिश की। अच्छा। 15 दिन तक इंसुलिन नहीं दिया। पहले रोज़ आते थे, डॉक्टर कहते थे, नापते थे, मैं कहता था आज 300 हो गई शुगर, 350 हो गई, 250 हो गई। हाँ, हम वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं। धीरे धीरे मुझे लगने लगा यार ये है क्या चीज़, क्यों नहीं दे रहे ये लोग मुझे। मैंने बार बार रोज़ कहता था मुझे इंसुलिन दे दो, मैं इंसुलिन पे हूँ। वो नहीं वी आर वॉचिंग। बहुत कहानियाँ सुनी थी कि जो जेल में डाल के विरोधियों का शरीर ख़राब कर देते हैं, उनके किसी अंग को ख़राब कर देते हैं। तब मुझे शक होने लगा ये चाहते क्या हैं। वाई आर दे कंटिन्यूसली कीपिंग ऑन मी ऑन सच हाई शुगर फॉर सच ए लॉन्ग टाइम। तो फिर मैंने अपनी वाइफ को कहा, इन लोगों ने बाहर शोर मचाया, तब मेरी इंसुलिन शुरू हुई। मुझे एक सॉलिटरी सेल में डाला हुआ था, 24 घंटे में किसी से बात नहीं कर सकता। अच्छा, ओके। और मेरे सिक्योरिटी गार्ड जो थे बाहर, उनको बुला बुला के पूछते थे, रो तो नहीं रहे थे, डिप्रेशन में तो नहीं थे। तो उनका मकसद था मुझे तोड़ने का, कि मैं डिप्रेशन में आके और सरेंडर कर दूं। मेरे कमरे उसमें 2 CCTV कैमरे लगे हुए थे सेल में। उन दोनों की फीड 13 अफसरों के पास जाती थी और 13 अफसर उसको 24 घंटे वॉच करते थे और PMO में जाती थी।
आप ये सोच के देखो कि अगर आपके हर मूवमेंट को 24 घंटे कोई देख रहा है, आपके लिए ज़िंदगी जीना हराम हो जाएगा। आप जब अपने कमरे में जाते हो तो चिल करते हो, मन करता है लेट जाओ, ऐसे लेट जाओ, वैसे लेट जाओ, जैसे मर्जी लेट जाओ, जो मर्जी कर लो, वो नहीं कर सकता। तो 24 घंटे यू हैव टू बी ए गुड बॉय। अगर कुछ भी ऐसा वैसा करो तो लीक कर देंगे। आज केजरीवाल ये कर रहा था। ऑलमोस्ट 41 डेज थे आपकी जेल में ना, उससे 50 पहले days। 10 दिन तो हाँ, 10 हिरासत दिन में, हाँ। तो 41 डेज आप कह रहे हैं कि रोज 24/7 आपके साथ ऐसे हो रहा था। देन हाउ डिड यू कोप विद इट? मैंने मेडिटेशन बहुत की, 2 बार पूरी गीता पढ़ी, अच्छा। डिटेल्ड, वो केवल ट्रांसलेशन नहीं, एक्सप्लेनेशन के साथ। उसने बहुत शांति थी। रामायण पढ़ी पूरी मैंने। तो आप जाते जाते कुछ जिन लोगों ने आपके साथ ये किया, उनका भला हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो। और मैं दिल्ली की जनता को कहना चाहता हूँ, वोट डालने ज़रूर जाना और तानाशाही के ख़िलाफ़ वोट डालना। और गर्मी बहुत है, घर मत बैठना। आपकी गली में जितने आम आदमी पार्टी के वोटर हैं और कांग्रेस के वोटर हैं, सबको खींच के बाहर एक एक वोट पड़ना चाहिए। वैसे आपने वेट लूज़ किया है ना? 7 kgs। तो ये सब जेल के उसमें ही हुआ है? जेल के उसमें हुआ। तो अगर उससे पहले की तस्वीर देखी जाए, अभी देखी जाए, बहुत ड्रास्टिक फ़र्क दिख रहा है। सो यू वर नॉट एबल टू ईट ऑल्सो प्रॉपरली? नहीं, घर, टू बी फेयर, मेरे को कोर्ट ने घर का फूड अलाउ कर दिया था, तो तीनों टाइम घर से खाना आता था। अरविंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आपका जुड़ने के लिए, एंड ऑल द बेस्ट। आपका इलेक्शन है, और जैसा कि उन्होंने कहा, मुझे लगता है जाते जाते मुझे भी यही अपील करनी चाहिए, अपना वोट का अधिकार। देखिए, मैं क्योंकि नोएडा में रहती हूँ, मैं आपसे पहले वोट कर चुकी हूँ, दिल्ली वालों से पहले, तो ये ज़रूर कीजिएगा। कहीं पर भी हो, जाइए। मुझे पता है गर्मी है, कोई बात नहीं, जस्ट स्टे हाइड्रेटेड। ये अगर आपने नहीं किया, वोट नहीं किया, तो मुझे नहीं लगता आपको अपनी सरकार से, अपने मुख्यमंत्री से, अपने जो है प्रधानमंत्री से कभी भी सवाल करने का हक हो पाएगा। इसको हमेशा ध्यान रखिएगा।